अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं नया पाकिस्तान और मैं हूं शहजाद इकबाल। दरियाए सिंध से 6 नए कनाल निकालने का मामला पिछले कई माह से एहतजाज का सबसे बड़ा मौजू बना हुआ है। सिंध की सियासी और कॉमप्रस जमातों के साथ सिविल सोसाइटी का इस मसले पर एहतजाज जारी है। किसी के लिए ये जिंदगी और मौत का मसला है तो कोई इसे एटम बम से ज्यादा खतरनाक करार दे रहा है। जबकि अहम बात यह है कि जहां एक तरफ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और सिंध हुकूमत भी इस मंसूबे पर अपनी मुखालफत का इजहार कर रही है, वहीं मुखालफिन की जानिब से पीपल्स पार्टी पर इस मंसूबे की खुफिया हिमायत का इल्जाम भी लगाया जा रहा है। इस हवाले से 2 रोज पहले अल जजीरा में सहाफ़ी आबिद हुसैन की रिपोर्ट में भी ये रिपोर्ट सामने आई थी, जिसमें यह बताया गया था कि सदर आसिफ अली जरदारी ने पिछले साल जुलाई में ऐवान सदर में ग्रीन पाकिस्तान इनिशिएटिव के हुकाम की ब्रीफिंग के बाद खुद 6 स्ट्रेटेजिक कनाल्स की हिमायत करते हुए इस मंसूबे की मंजूरी दी थी। अहम बात यह कि 8 जुलाई 2024 को सदर पाकिस्तान के एक्स अकाउंट से जो बयान जारी किया गया था, उसमें भी यह बताया गया था कि सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी को ब्रीफिंग दी गई है कि ग्रीन पाकिस्तान मंसूबे के लिए 6 स्ट्रेटेजिक नहरों की तामीर की जाएगी। जिसके बाद सदर आसिफ अली जरदारी ने ग्रीन पाकिस्तान मंसूबे के लिए स्ट्रेटेजिक नहरों पर काम शुरू करने की हिदायत की थी। यानी जिस मंसूबे की मुखालफत पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अब कर रही है, उसकी हिमायत और मंजूरी खुद आसिफ अली जरदारी पिछले साल जुलाई में दे चुके हैं। ताहम आज वजीर आला सिंध मुराद अली शाह ने सीनियर सहाफ़ियों से गुफ्तगू में इस बात को मुस्तरद करते हुए कहा कि सदर आसिफ अली जरदारी ने इस मीटिंग में किसी कनाल की मंजूरी नहीं दी थी। इस इजलास के मिनट्स ही गलत बनाए गए थे। एक मीटिंग होती है जो हमें पता चली, सिंध हुकूमत को पता नहीं था। सदर आसिफ अली जरदारी जुलाई को एक मीटिंग के लिए वो कहते हैं, सदर जरदारी आप सबको पता है कि उनका काफ़ी कीन इंटरेस्ट है इरिगेशन के ऊपर। आप लोगों से भी जब मिलते होंगे बात करते हैं तो उन्हें कहा कि जी हम इरिगेशन पे आपको कुछ ब्रीफिंग देना चाहते हैं। उसके अंदर उन्हें कहा गया कि जी हम एडिशनल ज़मीन आबाद करना चाहते हैं, हम हाई एफिशिएंसी इरिगेशन की, तो वो ये सारी चीज़ों में होते हैं की तरफ जाना चाहते हैं, पानी बचाएंगे और फिर हम ये आबाद करेंगे। तो सदर जरदारी ने उन्हें इस हवाले से कहा कि ये अच्छी चीज़ है, आप जाके बात करें। उसमें यही कि सूबों से आप बात करें, ज़रूर लिखा है उनको। मिनट्स जो है, मिनट्स गलत रिकॉर्ड हुए, बड़ी क्लियर बात है, मिनट्स गलत रिकॉर्ड हुए इसलिए कि प्रेसिडेंट ऑफ द कंट्री, प्रेसिडेंट ऑफ इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान डज नॉट अप्रूव और डिसअप्रूव अ प्रोजेक्ट। मैं कहता हूँ बार बार कि कनाल नहीं बन रहे, मुझे बड़ी एक बैठे हैं दोस्त हमारे, सारे सभी दोस्त हैं, आप एक ने कहा 25-30 किलोमीटर बन गया है कनाल। भाई अगर बना है मेहरबानी करके वो पूरा बता दें। सही इनको आना है CCI में, उसके बगैर ये कुछ नहीं कर सकते। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह कह रहे थे कि सदर आसिफ अली जरदारी ने नई नहरें निकालने की ना हिमायत की है, ना कोई मंजूरी दी है। जबकि उन्होंने ये दावा भी किया है कि इस मंसूबे पर अभी कोई काम शुरू नहीं हुआ है। वफाकी हुकूमत CCI इजलास से मंजूरी के बगैर इस मंसूबे पर कुछ काम नहीं कर सकती। इन तमाम मामला पर हम बात करेंगे, जिसके लिए हमें ज्वाइन किया है पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा और सिंध में सीनियर मिनिस्टर शर्जील इनाम मेमन ने। शर्जील साहब, बहुत बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। हमने देखा है कि मुख्तलिफ तकारीर में बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ये जो कनाल बनने जा रहे हैं और उसको अपोज किया है, वो कहते हैं कि हुकूमत इस पर यूनिलैटरल फैसला कर रही है, इसको CCI में लेके जाना चाहिए। फिर पिछले दिनों जॉइंट सेशन में आसिफ अली जरदारी साहब ने खुल के इसकी मुखालफत की, लेकिन 2024 जुलाई में जो एक मीटिंग थी जिसमें आसिफ अली जरदारी साहब बतौर प्रेसिडेंट मौजूद थे GPI ऑफिशियल्स यानी कि ग्रीन पाकिस्तान इनिशिएटिव ऑफिशियल्स के साथ, वहां पे कहा जा रहा है कि जरदारी साहब ने इसका अप्रूवल और कंसेंट दिया था और वो मिनट्स ऑफ द मीटिंग में मौजूद है। लेकिन आज मुराद अली शाह साहब ने कहा है कि वो मिनट्स जो है वो गलत रिकॉर्ड किए गए थे। ये क्या मामला है? बिस्मिल्लाह, शुक्रिया शहजाद साहब। शहजाद साहब, आप एक माशाल्लाह सीनियर जर्नलिस्ट भी हैं और कानून को भी ज़रूर समझते होंगे। देखिए जी, आईन पाकिस्तान में हर एक चीज़ का एक रोल मखसूस किया गया है। मतलब ऐसी कोई, मैं अगर आज बोल दूं जी मैं NOC दे रहा हूं कि कल को जो है PIA जो है वो 2 फ्लाइटें जो है वो किसी और शहर में शुरू कर सकती है, तो मैं नहीं कर सकता। मैं अगर बोल दूं जी कि मैंने अप्रूवल दे रहा हूं कि कल जो है वो मीरपुर खास में इंटरनेशनल एयरपोर्ट बना दिया जाए, तो मैं नहीं दे सकता। तो आईन पाकिस्तान में हर एक का रोल है। पूरे कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं पर नहीं लिखा कि सदर पाकिस्तान के पास कोई भी NOC जानी है किसी प्रोजेक्ट की, ना ही प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान मिजाज अथॉरिटी है किसी NOC देने की, क्योंकि उसके लिए सारे प्लेटफॉर्म्स हमारे आइन और कानून में लिखे हुए हैं कि कौन कौन से प्लेटफॉर्म पे चीज़ें जानी हैं। अगर ये प्रोजेक्ट्स हैं तो उसको एक्निक से अप्रूवल होने हैं, अगर एक्निक में किसी ऑब्जेक्शन है फिर CCI में जाना है। ना काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट में ये प्रोजेक्ट्स अभी तक आए हैं, CCI की मीटिंग्स अभी तक जो है साल से ज़्यादा वो नहीं हो सकी, तो जब तक वो अप्रूवल हो नहीं सकते तो ये प्रोजेक्ट
बन सकता नहीं है। लेकिन इस सारी बहस में प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान कोई भी उसका कोई रोल ही नहीं है। और जिसके बाद फिर ये हुआ कि जब वो एक मीटिंग कोर्ट की बात होती है, फिर उसके मिनट्स की बात भी होती है, तो जिसमें आज चीफ मिनिस्टर साहब ने क्लियर किया कि वो उस मीटिंग के मिनट्स को में अगर कुछ डिस्कस हुई है, मे बी अगर डिस्कस हुई है और डिस्कस हुई है, तो उसमें भी रोल ही नहीं है प्रेसिडेंट का, ना अप्रूव करने का ना डिसअप्रूव करने का। तो उसके बाद ही फिर प्रेसिडेंट साहब ने बेहतर समझा, इसीलिए जो ज्वाइंट सेशन था उसमें प्रेसिडेंट साहब ने ज्वाइंट सेशन में इस चीज को बाकायदा एम्फसाइज किया कि जी मैं किसी भी इस तरह के प्रोजेक्ट की सपोर्ट नहीं कर सकता। उन्होंने ये भी नहीं कहा कि मैं अप्रूव नहीं कर सकता, डिसअप्रूव नहीं कर सकता। उन्होंने कहा मैं इसको सपोर्ट भी नहीं कर सकता जो कि कंट्रोवर्शियल प्रोजेक्ट है जिसमें किसी प्रोविंस के ग्रीवेंसेस हो। सही। अच्छा शर्जील साहब, इसका जो टेक्निकल एस्पेक्ट है कि प्रेसिडेंट जरदारी या कोई भी प्रेसिडेंट हो उसके क्या पावर्स होते हैं, उस पर आने से पहले ये जरा समझाइएगा कि फिर इसकी क्या वजह है कि पहले उन्होंने एक कंसेंट दे दिया। बेशक आप कह रहे हैं उस कंसेंट की कोई फॉर्मल अहमियत नहीं है, लेकिन वो कंसेंट क्यों दिया कि 6 कनाल जो है वो साइमल्टेनियसली बनाए जाएं, वो मुल्क के मफाद में है, फूड सिक्योरिटी के लिए जरूरी है, और बाद में उन्होंने ज्वाइंट सेशन में उसको अपोज किया। ये दो मुख्तलिफ पॉइंट ऑफ व्यू क्यों है उनके वगैरह? देखिए जी, मैं वही फिर कह रहा हूँ, एक मीटिंग हुई, डेफिनेटली आई वाज नॉट द पार्ट ऑफ दैट मीटिंग। उस मीटिंग में कुछ 10 चीजें डिस्कस हुई। अगर आप वो मिनट्स पढ़ेंगे उसमें भी कोई एक चीज नहीं लिखी हुई है। उसमें ग्रीन पाकिस्तान भी लिखा हुआ है, उसमें जो है आपकी कॉर्पोरेट फार्मिंग भी लिखी हुई है। कोई 10 चीजें हुई हैं, 10 चीजें डिस्कस हुई हैं। प्रेसिडेंट को उन्होंने एक एतमाद मिला, उन्होंने चीज डिस्कस की। उसमें मैं फिर भी कह रहा हूँ कि देखें, कोई भी मीटिंग के मिनट्स क्या बनते हैं कि क्या मेरा डोमेन है नहीं है। मिसाल के तौर पर एक सेकंड के लिए इसको मैं कह रहा हूँ जी आप 8 बजे प्रोग्राम करते नहीं, अब आप वर्किंग डेज में मैं बोलता हूँ कि जी आप जो है रात को 10 बजे प्रोग्राम करेंगे, आप नहीं कर सकते क्योंकि मेरा डोमेन नहीं है। ये आपका डोमेन है कि आप कितने बजे प्रोग्राम करें, आपके चैनल का प्रोग्राम। मैं आपको बोलूँ जी कल आपने इस टॉपिक पे प्रोग्राम करना है, वो मेरा डोमेन नहीं है। मीटिंग में कहीं मुझको डिस्कस कर ले वो अलग बात है, लेकिन एक मेरा डोमेन ही नहीं, मेरा पावर ही नहीं है। वो प्रेसिडेंट कंसेंट भी नहीं दे सकता। आप अप्रूव की बात है, अगर प्रेसिडेंट मुखालफत भी करे तो भी उसकी वो उस पोस्ट का एक अपना एक डोमेन है। सही, मैं बस कंसेंट वाले मामले पे आता हूं, लेकिन जो इसमें लिखा हुआ है और अल जजीरा ने इस पे स्टोरी भी की थी, जो मिनट्स लिखे हुए हैं मैं पढ़ देता हूं, आप बताइएगा। उसमें लिखा हुआ है कि जरदारी साहब ने कहा कि दीज कनाल्स आर वाइटल फॉर एग्रीकल्चर डेवलपमेंट एंड फूड सिक्योरिटी, और फर्दर उसमें लिखा हुआ है कि जरदारी साहब अप्रूव्ड देयर साइमल्टेनियस एग्जीक्यूशन। तो आप कह रहे हैं मिनट्स ऑफ द मीटिंग गलत रिकॉर्ड हुए? बिल्कुल गलत रिकॉर्ड हुए, क्योंकि देखिए बात सुने, एक सेकंड के लिए मैं कहता हूं ये सही हुए होंगे, एक सेकंड के लिए। तो इतने बड़े आईनी पाकिस्तान के एक ऑफिस में किसी को इतना शायद पता नहीं है कि ये मैं गलत ऑफिस में फाइल लेके जा रहा हूं, जिस ऑफिस का काम ना अप्रूव करने का है, ना कंसेंट देने का है, ना उस ऑफिस का काम है इसको डिसअप्रूव करने का। अप्रूवल तो अलग बात है, उसका काम ही, उस ऑफिस का वो काम ही नहीं। मैंने आपको जैसे कहा कि मैं आपको बता दूं कल आपने इस टॉपिक शो करना है, मेरा काम ही नहीं है। यू विल नॉट लिसन टू मी क्योंकि दैट इज नॉट माय डोमेन। ये बात तो दुरुस्त है। कोई भी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट होता है प्रेसिडेंट अप्रूव नहीं करता, ना वो एक्नेक का हिस्सा होते हैं, ना ईसीसी का हिस्सा होता है, ना किसी कैबिनेट का हिस्सा होता है। लेकिन जो अंडरस्टैंडिंग इससे डेवलप हो रही है शजीद साहब, 2024 में, जुलाई 2024 में ये मुमकिन है कि ग्रीन पाकिस्तान इनिशिएटिव, आपको पता है SIFC का इनिशिएटिव है जिसमें सिविलियन क़यादत भी है, मिलिट्री क़यादत भी है, और क्योंकि प्रेसिडेंट एक बड़ा ऑफिस है और ना सिर्फ वो प्रेसिडेंट है बल्कि पीपल्स पार्टी के को चेयरमैन है, आपकी हुकूमत है सिंध में, तो गालिबन इसीलिए उनको बुला के कंसेंट उनसे लिया होगा कि हम ये करने जा रहे हैं, आपकी मर्जी इसमें है, और उन्हें मर्जी दी होगी तो ये सिलसिला आगे बढ़ा है। ठीक है, अगर उनको एक सेकंड के लिए मैं आपकी बात को मान लेता हूं कि उन्होंने एज ए प्रेसिडेंट उनके पास नहीं गए, वो उनके पास गए कि भाई वो पीपल्स पार्टी के को चेयरमैन है, उसमें भी अगर उसमें भी एज ए पार्टी के ओहदेदार के हिसाब से या पार्टी की लीडर के हिसाब से उन्होंने कंसेंट देना है, तो भी प्रेस रिलीज प्रेसिडेंट हाउस के प्रेस रिलीज नहीं निकालनी। फिर पीपल्स पार्टी के इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी ने निकाली कि जी पीपल्स पार्टी की, लेट सपोज सीसी में ये फैसले हुए और सीसी ने ये फैसले किए, या पीपल्स पार्टी के चेयरमैन या को चेयरमैन ने कि वो पार्टी का डोमेन है, तो मैं वही बता, टोटल मिसकोड किया गया है उस पूरी इसको। आई विल नॉट से इट इज बाय डिजाइन और व्हाट, बट आई विल डेफिनेटली से कि ये एक चीज, मतलब एक दफ्तर ही नहीं जाना। अगर आपको वापडा का बिल है और आप बोलोगे जी मैं लेके जा रहा हूँ PTCL के ऑफिस में बिजली का बिल कम कराने के लिए, तो आप बोलेंगे यार बिजली का बिल मेरे डोमेन ही नहीं है, आप गलत ऑफिस में आ गए हो। तो वही बात है कि उस ऑफिस, वो प्रेस रिलीज भी गलत है, इट्स टोटली, मतलब उस प्रेस रिलीज की मैं समझता हूँ कि उसका बेस भी गलत है। उसके अगर किसी ने मिनट्स नोट किए तो उस मिनट्स में भी वो चीज वहां रिकॉर्ड हो ही नहीं सकती। ये तो जाहिर सी बात है, ग्रीन पाकिस्तान इनिशिएटिव के ऑफिशियल्स के साथ मीटिंग थी तो उन्होंने ही मिनट्स ऑफ द मीटिंग रिकॉर्ड किए होंगे। तो पीपल्स पार्टी ने कॉन्टेस्ट किया है या आपकी हुकूमत ने या जरदारी साहब के ऑफिस ने कि आपने गलत कोट किया हमारे मिनट्स? बिल्कुल जी, जो राइट प्लेटफॉर्म्स हैं उसमें डेफिनेटली एज अ प्रेसिडेंट ये उनका डोमेन है और उन्होंने डेफिनेटली इस चीज पे
किसी को स्नब भी किया होगा कि जी आप गलत चीज कोट कर नहीं कर सकते, क्योंकि देखिए एक चीज, हर चीज का बेस होता है ना, ठीक है, जब हम कहें जी एक बेस था वहां जानी थी चीज, उस चीज का बेस ही गलत था, वो दफ्तर ही गलत था, उस दफ्तर ने ना ही, और अगर किसी ने भी अक्लमंद ने भी मिनट्स नोट किए हैं, जब कोई पढ़ा लिखा शख्स होगा जिसने मिनट नोट किए होंगे ना, उस पढ़े लिखे शख्स ने ये डालना ही नहीं था कि भाई एक चीज मेरे दफ्तर में आ ही नहीं सकती है। मैं अगर आज अब एक इंफॉर्मेशन मिनिस्टर कल को मुझे बोले जी किसी और होम डिपार्टमेंट में जो आपने समरी साइन करनी, आई कैन नॉट साइन द होम डिपार्टमेंट। दो बातें इस वक्त शजीद साहब हो रही हैं, एक तो ये कि शायद पहले पीपल्स पार्टी या जरदारी साहब का कंसेंट था इसलिए ये मामला आगे बढ़ा, और अब पीपल्स पार्टी अपोज कर रही है, और इसलिए अपोज कर रही है क्योंकि सिंध में नेशनलिस्ट पार्टीज ने इस पर एहतजाज शुरू किया, उन्होंने प्रोटेस्ट शुरू किए, तो फिर पीपल्स पार्टी को या तो रियलाइजेशन हो गई कि ये बनना ही सिंध के मफाद में नहीं है, या फिर क्योंकि नेशनलिस्ट पार्टीज की जो पॉलिटिक्स है उसको काउंटर करने के लिए, या फिर उनको अब मजबूरन सपोर्ट में आना पड़ा है उनके। ये भी अच्छा कि क्वेश्चन शहजाद साहब आपने कहले में दो चीजें, ये एक तो मैं माजरत साहब ये क्वेश्चन एक है मफरूजों पे, लेकिन मैं थोड़ी अब उसको ग्राउंड चेक दे देता हूँ, क्योंकि तज्जिया तो हो ही रहा है ना, ये आपको पता ही होगा। हाँ नहीं, यू आर राइट, आप तज्जिया करने के बिल्कुल आप मजाज हैं, और आपने एक आपके पास सवाल दिमाग में आ सकता है, सही किया आपने, लेकिन मैं आपको ग्राउंड चेक देता हूँ। ग्राउंड चेक ये है कि जब इस मंसूबे का जिक्र हुआ, अब ये तो नहीं अगर जरदारी साहब राजी थे या पीपल्स पार्टी राजी थी तो किसी मिनिस्टर की हिम्मत तो नहीं है ना उस पर ऑब्जेक्शन करता। इन डेट से पहले आपने अक्टूबर की बात की, इससे पहले भी जब भी इस तरह की कैनाल्स की बात हुई तो पीपल्स पार्टी या सिंध हुकूमत में जो भी हमारे इरिगेशन के मिनिस्टर रहे हैं या हमारे पीएनडी के मिनिस्टर्स रहे हैं, मैं आपको डेट वाइज तज्जिया दे सकता हूँ किस किस डेट पे उन्होंने इसका ऑब्जेक्शन किया है। ये पहली दफा नहीं असेंबली में इसके खिलाफ रेजोल्यूशन है, इससे पहले इसके खिलाफ रेजोल्यूशन आ चुके हैं। इस तरह के जितने भी मुतनाज़े मंसूबे हैं उसके खिलाफ सिंध असेंबली में आपको डेट वाइज दे सकता हूँ, इस अक्टूबर से पहले दे चुके हैं, उसके बाद दे चुके हैं। तो अगर ये तो नहीं था, अगर हमारी पार्टी तैयार थी और कोई एक हमारी पार्टी का एक लीडर तैयार था और पूरी पीपल्स पार्टी उसका अगेंस्ट चली, ये तो हो ही नहीं सकता। तो हमने हर वक्त पर हर प्लेटफॉर्म पर सीसीआई में भी और हमने एक्निक में भी इन प्रोजेक्ट्स को जो है वो हमेशा इसकी मुखालफत की है। आप प्रीवियस रिकॉर्ड भी, और जहां तक अब सिंध के इन मंसूबों की बात है, एक बहुत मैं क्लियर बात कर रहा हूँ कि कालाबाग डैम जो था एक मुतनाज़ तरीन मंसूबा था। परवेज मुशर्रफ साहब ने पूरा जोर लगा दिया कि कालाबाग डैम बने। सिंध में ही जो आजकल जीडीए है और उस वक्त फंक्शनल मुस्लिम लीग थी, उन लोगों ने परवेज मुशर्रफ साहब के कहने पे कालाबाग डैम के हक में रैलीज तक निकाली। उनके बयानात में आपको डॉन अखबार की तारीखें तक दे दूंगा, किस तारीख में जाके पढ़ लीजिए, मेरी असेंबली स्पीच में मैंने डेट वाइज कोट की हैं वो सारी चीजें। लेकिन उसके बावजूद पीपल्स पार्टी से मुखालफत की भी, जब हालांकि प्रेशर हर वक्त में था, जब राजा परवेज मुशर्रफ साहब प्राइम मिनिस्टर बने तो उन्होंने कालाबाग डैम को हमेशा के लिए दफन कर दिया। तो ये कैनाल्स में पीपल्स पार्टी का ना कभी कंसेंट था, ना है और ना रहेगा, और उसका वजह भी है। ये बार बार कालाबाग की एग्जांपल आप देते हैं और कहते हैं कि मुशर्रफ के जमाने में ये हुआ था, हमने अपोज किया था, वो नहीं बन सका। ये एग्जांपल आप इसलिए देते हैं क्योंकि इस वक्त भी जो कनाल का मंसूबा है उसमें सिर्फ वफाकी हुकूमत नहीं बल्कि मिलिट्री ऑफिशियल्स और क़यादत भी शामिल है, इसलिए आप मिसाल देते हैं बार बार कि ये भी नहीं बन सकेगा। मैं कह रहा हूं कि कालाबाग डैम का जितना प्रेशर था उतना प्रेशर इसका नहीं था। कालाबाग डैम के सिलसिले में अगर आप पीछे एक आर्काइव चेक करेंगे, परवेज मुशर्रफ साहब सिंध में आते थे, गवर्नर हाउस में मीटिंगें करते थे, चीफ मिनिस्टर हाउस में मीटिंग करते थे, सारे पॉलिटिशियंस को प्रेशर किया गया, एक वफाकी वजीर को बनाया गया पावर का मिनिस्टर, फिर उसको चीफ मिनिस्टर सिंध का बनाया गया, उस वफाकी वजीर को चीफ मिनिस्टर बनाया गया इस असाइनमेंट के तुमने कालाबाग डैम बनाना है। लेकिन उस वक्त भी पीपल्स पार्टी ने मोहतरमा शहीद बेनजीर भुट्टो साहबा ने कमू शहीद पर धरना लगाया कि हम कालाबाग डैम अब शजीद साहब इसमें एक बात तो ये बिल्कुल ठीक है, इस किस्म के फैसले यूनिलैटरली नहीं होने चाहिए। सीसीआई फोरम है, पानी का कोई भी इशू होता है और तमाम सूबे उनके चीफ मिनिस्टर जाते हैं, वहां पे कंसेंसस से ये फैसला होता है। क्योंकि सिंध लोअर राइपेरियन एरिया है तो जाहिर सी बात एक कंसर्न है कि अगर अपस्ट्रीम एरियाज में डेवलपमेंट होगी तो कहीं पानी कम ना हो जाए सिंध में। तो अब इसके लिए फोरम तो सीसीआई है। आज मुराद अली शाह साहब ने कहा ये बनेगा नहीं सीसीआई अप्रूवल के बगैर। लेकिन मैं आपको बताऊं, इसी अल जजीरा की जो रिपोर्ट आई थी उसको कोट करते हुए इसमें कहा गया है कि इस कनाल के लिए 1.2 मिलियन एकड़ लैंड जो है वो पंजाब से एक्वायर कर ली गई है। यानी कि एक प्रोसेस जो है एक्वायर का वो तो मुकम्मल हो चुका है, तो ये प्रोसेस तो आगे बढ़ा है। आप कह रहे हैं हमारा कंसेंट ही नहीं और ये बन ही नहीं सकता। नहीं, देखिए बात है ना, ये कैनाल बनेंगे तो पानी जाएगा उस जमीन में ना जी, जमीन पे आपने अक्वायर कर लियो। अब मैंने एक जमीन खरीद ली इस मफरूजे पे कि शायद मैं इस पे कोई भी चीज बनाऊंगा, मैं इस पे प्लाजा बनाऊंगा, लेकिन अगर मुझे एनओसी मिलेगी ही नहीं किसी बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी की तो मैं नहीं बना सकूंगा। तो जमीन भले किसी ने 12 लाख ले ली हो या 22 लाख हो जाए, कोई बुरी बात नहीं है। उन्होंने भी अपनी एक चीज सोची होगी, हो सकता है उन्होंने और कोई रिसोर्स सोचा हो पानी का। लेकिन जहां तक कैनाल की बात है, पीपल्स पार्टी इज वेरी लाउड एंड क्लियर कि वो मंसूबे, जैसे पता है कि हमें दरिया सिंध पे जो सिंधु दरिया पे जो भी कोई कैनाल निकाला जाएगा तो हम ऑलरेडी इस वक्त शॉर्टेज में, इस वक्त में आप जब हम अभी बात कर रहे हैं आपको इस वक्त सिंध में हम ड्राउट चल रहा है।
50% पानी सिंध का इस वक्त भी जो है वो जो ड्यू शेयर है वो कम मिल रहा है। आप पूरे सिंध में इरसा का आया था, इरसा की तरफ से कहा गया था सिर्फ पानी पीने का है इस वक्त मौजूद। एग्जैक्टली तो वो वही, और ये वैसे भी ये पानी जो है ना, ये इंसान के पीने का भी है, जानवरों के पीने का भी, और फिर ज़राअत के लिए। तो इस सारी मॉइस्चर इस वक्त आपका 50% ऑलरेडी पानी की शॉर्टेज है। तो उसमें तो ज़्यादा खदशात भी बनते हैं, और हमारे जो माजी के एक्सपीरियंसेस हैं जितने भी, अगर आप 1902 से लेकर स्टार्ट कर ले, फिर 1945 में अकॉर्ड हुआ, फिर 91 में अकॉर्ड हुआ, तो जितने भी पीपल्स पार्टी की या सिंध हुकूमत के या सिंध के खदशात हैं वो हमेशा साबित हुए। तो इसलिए डेफिनेटली ये सिंध के लिए, सिंध के लोगों के लिए दिस इज नॉट एन पॉलिटिकल इशू। तो शजीद साहब, अब इसका राइट फोरम क्या होगा? सीसीआई में तो आप उठाएंगे, लेकिन सिर्फ वहां जाके अपोज करेंगे? और ये जरा बताइए कि वहां पर भी जाके आपने अपोज ही कर रहे हैं, या अगर उन्होंने कन्विंस कर लिया, जैसे एहसन इकबाल साहब को हमने इंटरव्यू किया था, उन्होंने कहा कि पानी जो है एक ऐसा सब्जेक्ट है जो कि इरसा का फॉर्मूला है उसके तहत ही होता है, उसमें किसी का पानी कम नहीं हो सकता। तो अगर आपको कन्विंस कर लिया कि आपका पानी कम नहीं होगा, और जब इंडिया पानी छोड़ेगा फ्लड वाटर आएगा उसी पर डिपेंड करेगी ये सारी इरिगेशन, तो आप कन्विंस हो गए तो फिर मान जाएंगे आप? देखिए, किसी भी सूरत में कन्विंस नहीं होंगे, पहली बात है। और एहसन इकबाल साहब पे मैं अर्ज कर लूँ कि वो जो इरसा की बात कर रहे हैं ना, इरसा के अकॉर्ड के तहत जो शेयर सिंध को मिलना चाहिए वो नहीं मिल रहा। कोई एक साल बता दें जिसमें सिंध को अपना शेयर पानी का पूरा मिला हो। तो कहते हैं कि सबको उसी फॉर्मूला के तहत मिला, लेकिन पानी अगर आई कम रहा है तो सबको कम मिलेगा। गलत बोल रहे हैं, माजरत के साथ एहसन इकबाल साहब जो है वो गलत फिगर्स दे रहे हैं। माजरत के साथ एहसन इकबाल साहब के लिए काफी इज्जत है, लेकिन वो बिल्कुल मिसलीड कर रहे हैं, वो गलत फिगर दे रहे हैं। सिंध को जितना उसका शेयर का पानी मिलना था वो कभी नहीं मिला। 91 अकॉर्ड जो कि हमने नहीं किया था, लेकिन हमने कहा कि चले भाई 91 अकॉर्ड के तहत ही हमें आप पानी दे दो। 91 अकॉर्ड के तहत अगर एहसन इकबाल साहब किसी भी फोरम पे बैठ जाएं कि वो हमें पानी दे रहे हैं, हम हर चीज मानने के लिए तैयार हो जाएंगे। तो मैं आपको बताऊं कि ये नहीं है, ये मिसलीड। और सिंध के लोग ऑलरेडी इसी एहसास है महरूमी में पानी की वजह से, और ये दिस इज नॉट कम वॉट में आप नहीं मानेंगे, आप कह रहे हैं मंसूबा बन ही नहीं सकता, हमें कन्विंस करने की कोशिश ही ना करें आप इस पे। कुछ भी हो जाए इसमें हम कहते हैं बात में, हम तो ये चाहते हैं, आज बहुत अच्छी बात चीफ मिनिस्टर साहब ने भी, हम भी ये चाहते हैं कि इस चैप्टर को क्लोज करने के लिए प्राइम मिनिस्टर साहब से हमारी गुजारिश है, हमारी इल्तिजा है, हमारी एक पुरजोर अपील है कि आप खुद आके ऐलान करें कि ये प्रोजेक्ट जो है इसको शेल्फ किया जाता है, इसको दफन किया जाता है, और आइंदा किसी भी फोरम पे इस प्रोजेक्ट का जिक्र तक नहीं होगा। आपके ख्याल में प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ के पास कंप्लीट अथॉरिटी है कि वो आके ऐलान कर दें कि ये प्रोजेक्ट आज के बाद इसका नाम भी नहीं लिया जाएगा, आगे नहीं बढ़ेगा? देखिए जी, प्राइम मिनिस्टर साहब बहुत समझदार आदमी है, मैं आपको पर्सनली बताऊं, चीज़ों को समझते हैं, और हर शख्स जो है वो समझदार आदमी, कोई भी खुदा न खास्ता ऐसी चीज़ नहीं चाहेगा। लेकिन एक चीज़ जो कि आपको पता है कि एक फॉल्ट लाइन लगी हुई है, उसके अलावा भी लोग, मतलब ये सर्वाइवल का मसला है ना। अगर मुझे पीने का, क्योंकि जो हमारा देही इलाके हैं, मैं शहरी इलाके में बात हूँ, जो देही इलाके शहजाद साहब, वहाँ पे पीने की सोर्स सिर्फ और सिर्फ इरीगेशन वाटर है, वहाँ पे और कोई वाटर सप्लाई स्कीम नहीं आती आपके। उसके बाद शहरी इलाका जो आपका, कराची में भी पानी वहीं से आ रहा है, तो आपके शहरी देही इलाके पीने का पानी वहां से आ रहा है, आपके माल मवेशी का पानी का तो आपने सिर्फ पॉलिटिकल क़यादत को कन्विंस करना है, या मामला SIFC पे उठाएंगे जहां पे फौजी क़यादत भी मौजूद है? बिकॉज देखें, इसमें ऑब्वियसली जो कॉर्पोरेट फार्मिंग का सारा इनिशिएटिव है, अभी पंजाब में भी जो इसका इनिशिएटिव इनॉग्रेशन हुई उसमें फौजी क़यादत मौजूद थी, तो उनके साथ टेकअप करेंगे, इशू नहीं करेंगे? शहजाद साहब, मैं आपको अर्ज कर लूँ कि इसमें हम खामखा कंट्रोवर्सी में लेके आ रहे हैं। ये फेडरल गवर्नमेंट ने इनिशिएट किया या पंजाब गवर्नमेंट ने इनिशिएट किया, हम हर उस फोरम पर उनसे बात करेंगे। अगर जरूरत पड़ी कोई और स्टेक होल्डर को, उससे भी बात करेंगे। मतलब इसमें हमें कोई वो कदरन नहीं है कि किसी से बात करने की। जाहिर है हम सब इस पूरा मुल्क एक जैसे, हम अपोजिशन से भी बात करेंगे। जाहिर सी बात है, क्योंकि वफाकी हुकूमत तो उनके साथ मिलकर ही काम कर रही है ना, फौजी क़यादत के साथ इनॉग्रेशन वगैरह में सारों में साथ ही होते हैं, इट्स अ जॉइंट प्रोजेक्ट। और देख, हम हर फोरम पे बात करेंगे, पीपुल्स पार्टी की लीडरशिप हर फोरम पे बात करेगी, लेकिन ये प्रोजेक्ट जो है वो नहीं बनेगा, और ये पीपुल्स पार्टी का बहुत ही क्लियर स्टांस है। पीपुल्स पार्टी, लेकिन देखिए एक चीज जो है वो आप भी डिनाई नहीं करेंगे कि कॉर्पोरेट फार्मिंग जो है वो इस वक्त मुल्क की जरूरत है, एग्रीकल्चर डेवलपमेंट के लिए भी, फूड सिक्योरिटी के लिए भी। ठीक है, हमने अपने जो प्रोसेसेस हैं उसमें टेक्नोलॉजी को इंप्रूव करना है, उसको ज़्यादा एफिशिएंट बनाना है। मिसाल के तौर पर एक जो वाज़ेह चीज़ है जो कॉर्पोरेट फार्मिंग में हमें नजर आ रही है वो ये है कि आप ड्रिप इरिगेशन की तरफ जाएंगे। फिलहाल जो तरीकेकार इस्तेमाल होता है पंजाब या सिंध में भी, वो फ्लड इरिगेशन का होता है, जिसमें पानी बहुत ज़्यादा ज़ाया होता है, एफिशिएंसी कम होती है। तो देखें, अगर आपने भी इसको बेहतर करना है तो सिंध में बहुत सारी ज़मीन तो है, प्राइवेट ज़मीन है, वहाँ पे कम से कम टेक्नोलॉजी को इंप्रूव करें, प्रोसेस को इंप्रूव करें, ड्रिप इरिगेशन की तरफ जाएं। ये तो खुद आप अपने तौर पे कर सकते हैं ना। मैं आपको अर्ज कर लूँ, अच्छी बात आपने की। कॉर्पोरेट फार्मिंग की हम मुखालफत बिल्कुल नहीं करें, कॉर्पोरेट फार्मिंग होनी चाहिए। ड्रिप इरिगेशन की हम मुखालफत नहीं, ड्रिप इरिगेशन हम शुरू कर चुके हैं, सिंध गवर्नमेंट
सिंध गवर्नमेंट का एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट जो है पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में, लेट्स सपोज अगर आपकी कहीं पे एग्रीकल्चर लैंड है तो हम आपको कहते हैं कि 25% आप पे करो, 75% गवर्नमेंट आपको स्कीम्स देगी, पैसा देगी कि आप ड्रिप इरिगेशन लगाओ। गवर्नमेंट ऑलरेडी इस पे काम कर रही है, ड्रिप इरिगेशन पे हम कर रहे हैं, टनल फार्मिंग पे कर रहे हैं। टनल फार्मिंग और भी अच्छा है कि आप एलिवेटेड फार्मिंग करें। आप जो है मतलब यहाँ पे बहुत सारी ऐसी क्रॉप्स है जो पूरे दुनिया में चंद ममालिक में होती है, वो हम यहाँ पे सिंध में उगा रहे हैं। तो गवर्नमेंट एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट जो है उसको ड्रिप इरिगेशन को भी प्रमोट कर रहा है, हम सोलर ट्यूबवेल्स को भी प्रमोट कर रहे हैं। गवर्नमेंट ऑफ सिंध सोलर ट्यूबवेल भी लगा कर दे रही लोगों को, क्योंकि जब ट्यूबवेल जहाँ चलाने, जहाँ पे मीठा पानी है वहाँ पे बिजली बहुत महंगी, तो सोलर ट्यूबवेल भी हम प्रोवाइड कर रहे हैं। तो गवर्नमेंट ऑफ सिंध जो है, जो आप बात कर रहे हैं, ये हम काफी पहले से कर रहे हैं। और ड्रिप इरिगेशन पे मैं आपको अपने टॉपिक निकाले, मैं आपको एक एक चीज आके लाके दे दूंगा कि हमने इस वक्त तक कितनी जमीनों को कर चुके हैं। और यही हल है जो अब पानी की इंटरनेशनल सूरत हाल है। यू आर एब्सोल्युटली राइट शहजाद साहब, आपने मॉडर्न टेक्नोलॉजी में जाना पड़ेगा, आपने अपने ट्रेडिशनल से कल्टीवेशन से हटना पड़ेगा, आपने बाहर से इस तरह की मशीनरी लेके आनी पड़ेगी, आपने एग्रीकल्चर के जो आपकी रिसर्च है उसको इंप्रूव करना पड़ेगा। आपके करीबी ममालिक में, चाइना में जिस तरह फार्मिंग होती है, आप वहां जाके देखेंगे वो किस तरीके से करते हैं। हमारे पास ट्रेडिशनल फार्मिंग से हमें हटना पड़ेगा। यू आर एब्सोल्युटली राइट, बिल्कुल इसकी जरूरत है। शजीद साहब, क्योंकि आप सिंध में सीनियर मिनिस्टर हैं, दो और इश्यूज पर मैं आपसे बात करना चाह रहा था क्योंकि इस वक्त बहुत जरूरी है डिस्कस करना। एक तो ये कि इस रवा साल में सिर्फ 220 अफराद जो हैं वो ट्रैफिक हादसात में जाँ बहक हुए हैं, जिसमें हैवी ट्रैफिक से 70 अफराद जाँ बहक हुए हैं। हर रोज खबर आती है, अफसोसनाक दर्दनाक स्टोरीज है। और इल्ज़ाम ये लग रहा है सिंध हुकूमत पे, इंतजामिया पे, कि क्योंकि कोई पकड़ा नहीं जाता, हैवी ट्रैफिक वाले, कभी कोई टैंकर हो, कोई बड़ी गाड़ी हो, वो पकड़े नहीं जाते, छूट जाते, कोई इंसाफ का निज़ाम नहीं है, इसलिए ये रुक भी नहीं रहे हैं, रश ड्राइविंग करते हैं, तेज़ चलाते हैं गाड़ियाँ और नुकसान होता है आवाम का। शहजाद साहब, आपका कंसर्न बिल्कुल ठीक है और मैं इसको बिल्कुल डिनाई नहीं कर रहा कि एक्सीडेंट्स हो रहे हैं, नहीं होने चाहिए। अफसोस ना, किसी की भी जान अगर जाती है तो इंसान को अफसोस होता है। लेकिन मैं दो चार चीज़ें बताऊं, देखें इसमें अनफॉर्चुनेटली हमारे पास इस मुल्क में जो ड्राइविंग लाइसेंस का कल्चर, ये पूरे पाकिस्तान की बात कर रहा हूँ, मैं किसी एक सूबे की बात नहीं कर रहा। हम उसको काफ़ी इंप्रूव कर रहे हैं, लेकिन अल्लाह करे सब जगह इंप्रूव हो। पूरे पाकिस्तान में जो ड्राइविंग लाइसेंस हसूल करने का कल्चर है सबसे आसान है, आपको भी पता है, आप भी इसी मुआशरे में रहते हैं कि ड्राइविंग लाइसेंस यहाँ हसूल करने के लिए पूरे पाकिस्तान में कितने इस तरह के टेस्टिंग सेंटर्स बने हुए हैं जहाँ पे प्रॉपर टेस्टिंग होती है और सब चीज़ें होती हों। दूसरा है गाड़ी की फिटनेस है। गाड़ी की फिटनेस का जो ट्रांसपोर्ट महकमे की जहाँ तक आई है, ट्रांसपोर्ट महकमे ने वो काम अपना शुरू कर दिया है। कल भी आप के अखबार में शायद आपको कोई मजीद डिटेल्स मिल जाएंगी। लेकिन यहाँ पे जो इशू है कि हमारे पास जो लोग ड्राइविंग करते हैं दोनों साइड से, मैं सिर्फ ये नहीं कह रहा कि ठीक है जो ट्रक ड्राइवर्स होते हैं ज़रा उन पर ज़्यादा इल्ज़ाम लगता है क्योंकि वो हैवी व्हीकल चला रहे हैं, लेकिन यहाँ पे जो मोटर बाइक भी लोग चला रहे हैं जी वो भी बहुत जल्दबाजी में हमें नजर आते हैं। लेकिन शजीद साहब, लाइसेंस के बावजूद देखिए होता तो ये ना कि अगर कोई किसी को ये कॉन्फिडेंस हो कि मैं एक्सीडेंट करके फरार हो जाऊंगा, बाद में पकड़ा नहीं जाऊंगा, तो फिर वो कभी नहीं सुधरेगा। कम से कम अगर इंसाफ का निजाम ये है, लोग पकड़े जाएं, सजा हो, तो फिर ये रोकथाम होगी ना। शहजाद साहब, मैं अर्ज करूं, खुद ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन से 2-3 मीटिंग्स हुई हैं और उनको हमने सख्ती से हिदायतें भी की हैं। लेकिन ये जो कॉन्सेप्ट है कि गिरफ्तार नहीं होते, गिरफ्तार होते हैं चंद केसेस में। जब हुजूम होता है या जब मॉब होता है तो लोग डेफिनेटली वहां से ड्राइवर्स भागते हैं। लेकिन उसमें भी अगर ड्राइवर भागता है तो उसकी डिटेल ड्राइवर की, हमने ट्रक एसोसिएशन वालों को बोला है कि अगर कोई एक्सीडेंट करके कोई ड्राइवर भागा तो उस ट्रक का जो ओनर होता है, क्योंकि ओनर नहीं होता, ओनर वो ड्राइवर होता है ना, वो गाड़ी कॉन्फिस्केट होगी और वो जो ओनर होगा उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी कि ड्राइवर को पेश करे। इस वक्त तक भी कराची में जितने वाक़यात हैं उसमें 80-90% ड्राइवर्स अरेस्ट हुए हैं, ड्राइवर भागे नहीं है, 80-90% ड्राइवर्स अरेस्ट हैं। फिर उसमें जो कोर्स ऑफ लॉ है। लेकिन मैं कह रहा हूँ कि एज ए सिटीजन मैं आपको बताऊं कि आपने कराची में शारा फैसल बहुत सारी जगहों पे बहुत सारी पेडेस्ट्रियल ब्रिजेस देखी होंगी, पूरे पाकिस्तान में पेडेस्ट्रियल ब्रिज आपको देखी होंगी जो गवर्नमेंट्स बनाती हैं। हमारे पब्लिक करती है, पेडेस्ट्रियल ब्रिज में नहीं चलती है। हम हाईवेज पे या उन रोडों पे तेज दौड़ने के लिए तैयार है, पेडेस्ट्रियल ब्रिज चलने के तैयार है। तो एक जनरल अवेयरनेस जो हमें एज ए नेशन होनी चाहिए वो मुझे। एक और चीज, इसको मैं कंपैरिजन नहीं कर रहा शहजाद साहब, लेकिन मैं अगेन अगर ये भी मेरा टॉपिक होता मैं आपको इस पर फिगर देता। पूरी दुनिया में जितने मेट्रोपॉलिटन सिटीज हैं वहां पे अनफॉर्चुनेट होते हैं, इस तरह के एक्सीडेंट्स होते हैं। हमारे पास मतलब हमारे पास वो नहीं होने चाहिए। एक एक जान कीमती है, एक्सीडेंट्स होते हैं, एक्सीडेंट होते हैं, ड्यू प्रोसेस जो है मुकम्मल होना चाहिए। जो उसमें जो कर रहा है एक्सीडेंट उसको सजा जरूर होनी चाहिए। लेकिन कामरान टिसोरी साहब, गवर्नर सिंध कहते हैं वैसे पीपल्स पार्टी के बस की बात नहीं है, मुझे आप इख्तियारात दे दें, मैं ये मैटर रिजॉल्व कर लूंगा। जब उन्होंने ये बयान दिया तो आपके सेनेटर वकार मेहदी साहब ने कहा कि जब तक ये गवर्नर साहब रहेंगे ना तब तक जो है हमारे जो मुतालबात है वो पूरे नहीं हो सकते। तो ये रुकावट है। देखिए अभी इस पर अगर मैं आपको जो भी जवाब दूंगा आपकी खबर बन जाएगी, बना दे। आज मैं अब आपको कहना चाह रहा हूं
कि अगेन के जो टिसोरी साहब गवर्नर है, वो उनका जो आइन में एक मैंडेट लिखा हुआ है ना, उसे वो अपने मैंडेट पे काम कर सकते हैं, मैंडेट के बाहर वो काम नहीं कर सकते। मतलब जिस तरह मेरा मैंडेट जो है, मैं अपने मैंडेट में रहना चाहता हूँ, जो उनको जो इख्तियार चाहिए उनको गवर्नर साहब को वो बता दे, राइटिंग में लिख के दे दे, फिर उसके लिए कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट की जाएगी कि ये इख्तियार उनको मिल सकते नहीं मिल सकते। लेकिन मांगने से मुझे ये इख्तियार दे दो, ये इख्तियार दे दो, इख्तियार नहीं मिलेंगे। जो उनका अपना काम है वो अपना काम करें, बाकी जो गवर्नमेंट का काम है वो गवर्नमेंट अपना काम करेगी। बहुत बहुत शुक्रिया। शजील मेमन साहब हमारे साथ मौजूद थे। प्रोग्राम में ब्रेक शामिल करते हैं, मजीद बात करेंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक। पाकिस्तान और IMF के दरमियान मुज़ाकरात की कामयाबी के बाद बुध को स्टाफ लेवल मुआहदा भी तय पा गया था, जिसके तहत पाकिस्तान को EFF के तहत मजीद $1 अरब और क्लाइमेट फाइनेंसिंग के तहत $1.3 अरब की रकम मिलेगी, जिसके IMF बोर्ड से मई में मंजूरी मिलने का इम्कान है। इस हवाले से IMF की कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट की डायरेक्टर जूली कोजेक ने जुमेरात को वाशिंगटन में एक प्रेस ब्रीफिंग में तस्दीक करते हुए बताया कि पाकिस्तान के साथ पहले जायजे पर स्टाफ लेवल मुआहदा तय पाने के साथ रेजिलियंस एंड सस्टेनेबिलिटी फैसिलिटी पर भी स्टाफ लेवल मुआहदा हुआ है, और IMF के एग्जीक्यूटिव बोर्ड की हतमी मंजूरी के बाद पाकिस्तान को $1 अरब की किस्त के साथ क्लाइमेट फाइनेंसिंग के तहत $1.3 अरब फराहम किए जाएंगे, और ये रकम अगले 28 माह के दौरान मुख्तलिफ इक़सात में जारी की जाएगी। इसके अलावा IMF और पाकिस्तान के दरमियान अभी तक जो बातचीत हुई है उससे मुतल्लिक ये खबर भी सामने आई है कि IMF प्रॉपर्टी की खरीदारी और फरोख्त पर फेडरल एक्साइज ड्यूटी खत्म करने पर आमादा है, जबकि जायदाद की खरीदो फरोख्त पर विदहोल्डिंग टैक्स और इनकम टैक्स की मौजूदा शरह बरकरार रहेगी। ताहम IMF ने हुकूमत को बिजली टैरिफ में सिर्फ ₹1 फी यूनिट कमी की इजाज़त दे दी है। जबकि अहम बात यह है कि वफाकी हुकूमत पिछले कुछ दिनों से यह दावा कर रही है कि IPP से मुआहदों पर नजरसानी, क्वार्टरली टैरिफ एडजस्टमेंट, ₹10 की पेट्रोलियम लेवी और कैप्टिव पावर प्लांट पर ₹791 की लेवी के नतीजे में बिजली के नर्क में ₹7 से ₹8 की कमी करेंगे। मगर IMF ने सहाफ़ियों को ब्रीफिंग में बताया है कि उसने हुकूमत को बिजली के नर्क में सिर्फ ₹1 कमी की इजाज़त दी है। इसलिए अब देखना होगा कि हुकूमत कब अपने दावों पर अमल करती है। इस बारे में आज द न्यूज़ में शाया होने वाली मेहताब हैदर की खबर के मुताबिक बाखबर हुकूमती ज़राए का कहना है कि हुकूमत ने बिजली की कीमतों में ₹8 फी यूनिट कमी का फैसला कर लिया है, और यह फैसला IMF की मुशावरत से किया गया है। और ज़राए का कहना है कि वज़ीर आज़म ईद उल फितर से पहले इस फैसले का ऐलान कर सकते हैं। इसके अलावा जुमेरात को नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार की ज़ेर सदारत एक्नेक के इजलास में लाहौर साहिवाल भावल नगर मोटरवे मंसूबे के लिए ₹436 अरब की मंजूरी दी गई, जिसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानिब से शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया जा रहा है। जबकि आज ये खबर भी सामने आई है कि रवां माली साल के इब्तदाई 9 माह में FBR का टैक्स शॉर्टफॉल ₹725 अरब तक पहुँच गया है। इस समेत दीगर मामलात पर हम बात करेंगे, जिसके लिए हमें ज्वाइन किया है नून लीग के सीनियर रहनुमा और वफाकी वजीर अली परवेज़ मलिक ने। अली साहब, बहुत बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। इस हफ्ते हमने देखा कि IMF के साथ स्टाफ लेवल मुआहदा हो चुका है, मजीद $1 बिलियन पाकिस्तान को मिलेगा, और जो फाइनेंसिंग क्लाइमेट फाइनेंसिंग थी उसका मुआहदा भी हो चुका है, जिसके जरिए पाकिस्तान को अगले 28 माह में $1.3 बिलियन मिलेंगे। IMF ने यह भी कहा है कि पाकिस्तान की जो इकॉनमी है स्टेबल हो रही है, माशी जो आदाद शुमार है बेहतर हो रहे हैं, लेकिन एक कंसर्न अभी भी नजर आ रहा है, वो है ग्रोथ का। जो इस साल का पहला क्वार्टर था उसमें ग्रोथ 1.34% रही, और जो सेकंड क्वार्टर के नंबर आए हैं वो 1.7% ग्रोथ दिखाते हैं। ये कितना बड़ा कंसर्न है अली परवेज़ मलिक साहब कि ग्रोथ अभी भी बहुत स्लो है? बहुत शुक्रिया शहजाद, आपने सबसे पहले तो अपने प्रोग्राम में मौका दिया। देखें, ये जो ग्रोथ का सफ़र है ना, मैं इस पे सिर्फ इतनी गुजारिश करूंगा कि हमें सिर्फ ग्रोथ को चेज नहीं करना, हमें ये भी इंश्योर करना है कि जिस तरक्की की तगोदो के अंदर हम हों उसको एक देरपा और एक पायदार तरक्की की तरफ हम लेके जा सकें, और इसको एक जामे आप तरक्की बना सकें, ग्रोथ बना सकें। क्योंकि इसको आप इंक्लूसिव एंड सस्टेनेबल बनाएंगे तो आप इसको जो पिछले 70 साल में इस मुल्क के साथ जो यहाँ पे एक्सपेरिमेंट होते रहे हैं उससे मुख्तलिफ होगा। अब उसके लिए यकीनन जो सफ़र है, मैं आपसे गुजारिश करूंगा, पहली बात तो ये है कि वो आपको इस्तेहकाम के थ्रू ही हासिल करना पड़ेगा, और तरक्की के सफ़र के अंदर जिस तरह से आपने अगर इस बूम एंड बस्ट साइकिल से बाहर निकलना है तो आपको इस्लाहात भी अपनानी पड़ेंगी, क्योंकि हमारी मईशत का DNA ऐसा है, वो कंजम्पशन ड्रिवन इकोनॉमी इस तरह से है कि जिस तरह से हम एक्सेलरेटर पे पैर दबाते हैं तो आप जो पीछे जो सप्लाई होती है
उसके अंदर आपके मसाइल आना शुरू होते हैं, जिसकी वजह से आप इंपोर्ट की तरफ जाते हैं और एक्सचेंज क्राइसिस में चले जाते हैं। तो इस दफा जो हम करने की कोशिश कर रहे हैं वो ये है कि जिस जिस तरह से हम तरक्की की तरफ अपने आप आगे बढ़ेंगे, हम साथ साथ वो सप्लाई साइड के ऊपर इस्लाहात भी करें, जिसमें बिजली के शोबे के अंदर आप जानते हैं एक ये बुनियादी रुकावट हमारी मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के अंदर हमारी डॉलर कमाने की सलाहियत के अंदर है कि शायद हम कंपैरेटिव नहीं रहते। इसके अलावा पूरे का पूरा जो आपका टैरिफ रजीम है, इसके अलावा आपका टैक्सेशन का जो निजाम है, इन सारी चीजों को आप तब्दील करेंगे शहजाद, तो फिर ही आप अली साहब, यही मेरा अगला सवाल था कि कर सकेंगे, वरना आईएमएफ के प्रोग्राम में रहते हुए जाएंगे तो एक्सचेंज क्राइसिस में फंस जाएंगे। मेरा ये अगला सवाल था कि आईएमएफ के प्रोग्राम में रहते हुए जहां पे हमारे टैक्सेस बहुत ज्यादा हैं, जहां पे आपके इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट बहुत ज्यादा है, डेट सर्विसिंग ज्यादा है, आप कैसे प्रोडक्टिविटी की तरफ जा सकते हैं? अच्छा सिद्धार्थ, पहली तो गुजारिश ये है कि मेरा नहीं ख्याल कि आईएमएफ की तरफ से कोई बंदिश है। आईएमएफ क्योंकि एक बैंक है, वो सिर्फ यही तकाजा करता है कि आप उनसे जो कर्जे लेंगे उनकी वापसी के लिए आपका क्या इंतजाम है। तो ये अगर हम इस बात को एक तरफ कर भी दें तो मुझे बताएं, कोई भी मुल्क क्या 10% की टैक्स टू जीडीपी की शरह के साथ कोई जामे तरक्की या कोई पायदार तरक्की हासिल कर सकता है? क्या कोई भी मुल्क जो एक्सपोर्ट्स टू जीडीपी की शरह है वो 8% पे रख के इतने डॉलर के वसाइल इकट्ठे कर सकता है कि अपने इंपोर्ट के तकाजे मीट कर सके? तो कतन नहीं है। तो अब मेरी आपसे जो गुजारिश है वो ये है कि आईएमएफ के प्रोग्राम और लिमिटेशंस के अंदर रहते हुए हम अपनी टैक्स बेस को वाइडन किस तरह करते हैं। देखें, आपके पास आज भी जो आपकी जीडीपी का हिस्सा है उसके अंदर आपका टैक्सेशन 10% है, इंडिया के अंदर 18% है। अब उसके पीछे क्या ऐसा मुख्तलिफ है जो हमें करने की जरूरत है? देखें, एक बुनियादी चीज ये कि सूबों को जो फेडरेटिंग यूनिट्स हैं उनको अपनी जिम्मेदारी का एहसास करना पड़ेगा। इंडिया के अंदर 5 से 6% टैक्स टू जीडीपी के अंदर जो इजाफा होता है वो सूबे अपने वसाइल इकट्ठे करते हैं, क्योंकि एग्रीकल्चर भी उनके पास है जो हमारी जीडीपी का 20% हिस्सा है। इसके अलावा सर्विसेज के अंदर सेल्स टैक्स वगैरह भी उनके पास है। पर अब जो हमने अब वाइडनिंग की एक्सरसाइज को किस तरह से आगे बढ़ाना है, यहां पे वो डिजिटलाइजेशन का सारा जो सिलसिला आ जाता है जो शहबाज शरीफ साहब खुद कर रहे हैं कि आप कंजम्पशन को मैप करें, आप जो कैश के इस्तेमाल को नाकारा बना दें, और लोगों को अगर ये जो अनटैक्स्ड और अंडर टैक्स्ड लोग हैं उनको अपनी कंजम्पशन के मुताबिक, अपने वसाइल के मुताबिक, अपनी जिंदगी के मुताबिक अगर आप उनको उनके खिलाफ उनके इर्द गिर्द शिकंजा टाइट करेंगे तो आप जैसे दोस्तों के ऊपर जो तनख्वाहदार हैं हम बोझ कम कर सकेंगे। मैन्युफैक्चरिंग जो 12-13% हमारी जीडीपी का हिस्सा है, बट 60% डायरेक्ट टैक्स का बोझ उठाती है, जिसकी वजह से उनकी कंपेटिटिवनेस एरोड हो जाती है, उस पर दूर कर सकते हैं। तो इट इज अ प्रॉब्लम सही। और इसमें जैसे आपने खुद कहा कि बिजली की जो कीमतें हैं वो भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है, और पिछले कुछ दिनों से हम सुन रहे हैं कि वजीर आजम जल्द ऐलान करेंगे कि 7 से 8 रुपए फी यूनिट बिजली की कीमतें कम की जाएंगी। अब 2-3 मेजर्स लिए गए हैं, एक तो आईपीपीज के साथ दोबारा रीनिगोशिएट किया हमने, फिर क्यूटीए का इंपैक्ट भी आना है। इसके अलावा पेट्रोलियम मंसूरात पे जो 10 रुपए लेवी लगाई गई है, कहा गया कि उसका बेनिफिट भी जो है पास ऑन किया जाएगा बिजली की कीमतों में। और अभी हमने देखा था कि जो कैप्टिव प्लांट है जिस पे 791 रुपीस की पर यूनिट लेवी लगाई गई, उसका बेनिफिट भी कहा गया कि कंज्यूमर्स को मिलेगा, बिजली सार्फिन को मिलेगा। लेकिन आईएमएफ ने जो ब्रीफिंग दी है पिछले दिनों 2 दिन पहले साफियों से, उसमें उन्होंने कहा कि हमने 1 रुपए तक की इजाजत दी है। जो कैप्टिव पावर प्लांट पे लेवी लगाई गई है उसका जो रेवेन्यू है उसके अगेंस्ट आप 1 रुपया कम कर सकते हैं। तो फिर ये जो वजीर आजम कह रहे हैं कि 7 से 8 रुपए हम कम करेंगे, ये कैसे मुमकिन होगा? अच्छा शहजाद, पहली बात तो ये है कि वजीर आजम साहब ने किसी जगह पे किसी भी नंबर का मेरे ख्याल से इजहार नहीं किया। उन्होंने सिर्फ ये कहा है कि बिजली की जो ज़्यादा कीमत है, जो शायद पाकिस्तान में खिते की बुलंद तरीन है, ये एक रुकावट है हमारे इस तरक्की के सफ़र के अंदर। तो मैं भी वही बात कर रहा हूँ, और इसके अंदर हम खातिर खा रिडक्शन करने की कोशिश कर रहे हैं, और अपने जो डेवलपमेंट पार्टनर्स हैं उनके साथ बिल्कुल कंसल्टेशन में है। तो आप तसल्ली रखें। पर मैं आपसे गुजारिश जो करना चाह रहा हूँ, कह रहे हैं कि 7 से 8 रुपए का नहीं कहा गया है, तो फिगर ये नहीं है, इससे कम भी हो सकता है। मैं आपसे कह रहा हूं कि जी खातिर ख्वाह रिडक्शन होगी। लेट द प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान, जिसने इस एजेंडे को खुद लीड किया है, वो आप लोगों के सामने खुद अनाउंसमेंट करेंगे। एंड आप मेरे से सिर्फ इतनी मेरे ख्याल से बात आज के लिए उसको एक्सेप्ट कर लें कि वो आपको डिसअपॉइंट नहीं करेंगे। अच्छा, अब 2-3 बातें आपने की हैं, वो ये है, एक तो आपने क्यूटीए और एफसीए की बात की। देखें शहजाद, ये तो मैकेनिज्म है ना जिसके थ्रू वो आपने जो भी कार्रवाई की है उसने ट्रांसलेट होना है। तो वो क्यूटीए की शक्ल में आता है या किसी और शक्ल में आता है, आई थिंक दैट शुड नॉट बी अ कॉज
कॉज ऑफ कंसर्न फॉर अस। जो चीज हमें देखनी चाहिए कि वो ये है कि हम बिजली की कीमत को किस तरह कम करेंगे, क्योंकि जो मकसद है वो ये है कि हमने अपनी एक्सपोर्ट की कंपेरेटिवनेस को बढ़ाना है, हमने आम आदमी एक कंज्यूमर के ऊपर बोझ को घटाना है। तो मकसद को सामने रखते हुए बेपनाह इंटरवेंशंस की गई हैं। आपने ठीक कहा, जो हमारा शहबाज शरीफ साहब ने पिछली हुकूमत के अंदर जब हुकूमत संभाली तो पेट्रोल की कीमत तकरीबन 320 रुपए तक चली गई थी, उसको वो अब 250 255 रुपए के ऊपर ले आए, और ये इस खिते के अंदर, इंडिया के अंदर, बांग्लादेश के अंदर, श्रीलंका के अंदर कम तरीन सतह है। तो उसके लिए आपने कीमतों को बरकरार रखते हुए वहां से भी वसाइल इकट्ठे किए हैं, आपने सीपीपी की लेवी भी आपने उसके ऊपर लगाई है, आपने रीनेगोशिएशंस भी किए हैं, आपने गवर्नेंस चोरी वगैरह के ऊपर, सर्कुलर डेट मैनेजमेंट के ऊपर जो सेविंग्स की हैं, इंटरेस्ट रेट के कम होने की वजह से जो सेविंग्स हुई हैं, इन सारों को गैदर करके एक अच्छी अमाउंट की रिडक्शन प्राइम मिनिस्टर जल्द आपके सामने आके अनाउंस करेंगे। एंड आई विल नॉट गो बियॉन्ड दैट, बट मेरी आपसे जो गुजारिश है, आप कह रहे हैं कि जल्द होगा और खातिर खा होगा, हमें मकसद स्पेसिफिकली कब होगा और कितना होगा ये आप नहीं बता रहे। एक और मामला, और ऑब्वियसली आईएमएफ भी इस पे बात करता है। अभी सईद गनी साहब कुछ देर पहले जियो पे बात कर रहे थे कि आपके जो एक्सपेंडिचर्स हैं वो भी जाहिर सी बात है आईएमएफ उनको मॉनिटर कर रहा है। और अभी रिसेंटली एक्निक ने जो लाहौर, साहिवाल और भावलनगर मोटरवे की अप्रूवल दिया है, 436 अरब रुपए का ये मंसूबा होगा। इस पर पीपल्स पार्टी भी एतराज कर रही है। वो कह रहे हैं कि हैदराबाद सक्खर मोटरवे जो कि इतने अरसे से पेंडिंग एक मंसूबा है, उसकी अप्रूवल नहीं दी गई, उसको प्रायोरिटी देनी चाहिए थी। अब जरा मुझे बताइएगा कि क्या इसकी फाइनेंशियल फिजिबिलिटी बनती है एज कंपेयर टू सक्खर हैदराबाद मोटरवे, जो कि मुल्क के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जो ट्रेड है वो पोर्ट से होना होता है, आपका जो एक्सेस है पोर्ट से अगर नॉर्दर्न एरियाज तक पहुंचेगा वो ज्यादा ऑब्वियसली फाइनेंशियली फीजिबल होगा। क्या इसकी मंतक थी कि इसको पीछे रख के लाहौर, साहिवाल और भावलनगर मोटरवे को प्रायोरिटी दी गई है? देखें शहजाद, पहली बात तो ये है कि मैंने जैसे आपको पहले कहा कि हमें आईएमएफ के तकाजे नहीं, हमें उन चीज़ों को ऑन मेरिट पहले तो देखने की ज़रूरत है कि क्या वो हमसे जो तकाजा कर रहे हैं वो हमारे अपने मफाद के अंदर है कि नहीं है। हमने जो फिस्कल कंसोलिडेशन का असूल जिसको जकड़ा हुआ है या जिसको पकड़ा हुआ है, जिसकी वजह से आपको अपने खसारे कंट्रोल में रखते हैं, तो उसको हमने ये भी देखा है पिछले 2 सालों के अंदर कि जब हमारे खसारे काबू से बाहर होते हैं तो किस तरह से महंगाई अपना सर उठाती है और एक आम आदमी की जो कुव्वत खरीद है उसको तबाह कर देती है। तो हमें फिस्कल कंसोलिडेशन हमारे अपने इंटरेस्ट में और हम उसको खुद परसू करना चाहते हैं। आईएमएफ की तरफ से जो बंदिश है वो है प्राइमरी सरप्लस की, और प्राइमरी सरप्लस का जो टारगेट है हम ऑन ट्रैक हैं। तो हम उसके अंदर हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है कि हमने उसके अंदर के आईएमएफ के कहने पे ये करना है कि नहीं करना। अब जो आपका फिस्कल कंसोलिडेशन और जो आपका प्राइमरी सरप्लस का टारगेट उसमें रखते हुए जो आपका डेवलपमेंट का एनवेलोप है उसको आपने किस तरह से स्पेंड करना है, उसके ऊपर कोalition के जो पार्टनर्स हैं उनकी अपनी राय हो सकती है। यहाँ पे जो कम्युनिकेशन मिनिस्ट्री अलीम खान साहब आके आपको बेहतर बता सकते हैं कि लाहौर, साहिवाल, कोalition पार्टनर्स की आपकी एक राय हो सकती है, लेकिन अली साहब आप क्योंकि माशी मामलात को बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं, आप खुद बता दीजिए कि पॉपुलेशन वाइज और इकोनॉमिक इम्पैक्ट वाइज लाहौर, साहिवाल, भावलनगर ज़्यादा एक फीजिबल मंसूबा है या सक्खर हैदराबाद एक ज़्यादा फाइनेंशियली वायबल मंसूबा होगा पॉपुलेशन के लिहाज से, तिजारत के लिहाज से? देखें शहजाद मियां, मुझे इस केस के बारे में ज्यादा हकीकत मालूम नहीं है। ये मैंने भी अखबार के अंदर बात पढ़ी है, तो आई एम श्योर अगर ये एक्नेक के फोरम के ऊपर बैठ के ये फैसला हुआ है जिसको डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर साहब खुद चेयर करते हैं, जिसके अंदर सारे सूबाओं की नुमाइंदगी थी, जिसके अंदर सारे आपके कम्युनिकेशन और बाकी महकमों के वजीर बैठे थे, अगर उन्होंने ये फैसला किया तो सोच समझ के प्रोज एंड कॉन्स को इवेल्युएट करके किया होगा ना। तो उसके मुताबिक अगर आप प्रोज एंड कॉन्स तो पता नहीं इवैल्यूएट किए या फाइनेंशियल फिजिबिलिटी भी देखी या सिर्फ सियासी पॉलिटिकल फिजिबिलिटी देखकर ये फैसला किया गया है, क्योंकि मैं आपको बताऊं, जब आप कह रहे हैं कि डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर्स को हेड कर रहे थे, बिल्कुल इसहाक डार साहब हेड कर रहे थे, वो ज्यादा कंसर्निंग है, क्योंकि नवाज शरीफ साहब तो 1992 में जब आए और मोटरवे का उन्होंने जिक्र किया तो यही उनकी थॉट थी, उनका विजन था ना कि एक रीजनल कनेक्टिविटी होनी चाहिए जिससे तजारत को फरोग मिले। 2016 में भी उन्होंने बात की कि हम हैदराबाद सक्खर मोटरवे जल्द मुकम्मल कर लेंगे। शहबाज शरीफ साहब ने 2022 में कहा कि 30 माह के अंदर ये मोटरवे मुकम्मल हो जाएगा। 30 माह गुजर चुके हैं, अभी तक इनॉग्रेशन के आगे मामला बढ़ा ही नहीं है, रकम भी मुख्तस नहीं की गई है उसके लिए।
आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। वो जो सक्खर हैदराबाद मोटरवे की अपनी अहमियत होगी, पर अनफॉर्चुनेटली आजकल जिस किस्म की फिजिकल एनवायरनमेंट के अंदर हम ऑपरेट कर रहे हैं, उसके अंदर हमने अपने प्रोजेक्ट्स को जो प्रायोरिटाइज करना पड़ता है। अब क्यों उसकी लोअर प्रायोरिटी है और क्यों साहिवाल वाले मोटरवे की हायर प्रायोरिटी है, मैं तो आपसे सिर्फ आजी से ही गुजारिश करूं। मैं आई एम नॉट इन अ पोजीशन टू कंफर्म नॉर डिनाई कि जी कौन सी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपका इंफ्रास्ट्रक्चर और पब्लिक सेक्टर के अंदर जो हम स्पेंडिंग कर रहे हैं, वैसे मैं सिर्फ आपसे पूछना चाह रहा हूं कि पॉलिटिकल फिजिबिलिटी के अलावा कि सारा पीएसडीपी का पैसा एक सूबे पे लगेगा जिससे शायद पॉलिटिकली आपको फायदा हो, इसके अलावा आपको उसका और कोई फायदा नजर आता है? क्योंकि अगर पॉपुलेशन के एतबार से आप देखें, भावल नगर की पॉपुलेशन कराची से ज्यादा नहीं है, जो तिजारत का मरकज है वो कराची है। This is unfair. This is a coalition government जो शहबाज शरीफ साहब लीड कर रहे हैं। हमारा बजट जिसके अंदर पीएसडीपी एक जिसके अंदर उसका इंटेग्रल पार्ट होता है, वो उस वक्त सिर्फ पास होता है जब पीपल्स पार्टी अपने वोट दे के उस पिंक बुक को लॉक करती है। तो जो भी किया जाएगा वो उसी तरतीब के मुताबिक पार्टनर्स के साथ एग्री करते हैं। साहब ने तो एटनिक मीटिंग में ही एतराज उठाया था कि आप इसको क्यों प्रायोरिटी दे रहे हो ओवर सक्खर हैदराबाद मोटरवे। चले, हमारा वो अपना जो कोalition का अपना एक जो ग्रीवेंसेस रिड्रेसल का एक कमेटी मौजूद है, वहां पे ये टेक अप हो जाएगा। इसको हम यहाँ पे इस चीज के ऊपर ही छोड़ देते हैं कि दोनों प्रोजेक्ट्स अपनी जगह अहमियत रखते हैं, पर बुनियादी मसला ये है कि हमारा रिसोर्स एनवेलोप इतना छोटा हो गया है कि हमें चूज करना पड़ता है। तो ये पब्लिक सेक्टर स्कैर्सिटी ऑफ रिसोर्सेज में तो आपको रिसोर्सेज को ज्यादा ध्यान से इस्तेमाल करना है ना। आप ज्यादा अपने रिसोर्सेज वहीं इस्तेमाल करेंगे जहां पे आपको पता है कि उसकी प्रोडक्टिविटी, उसका गेन, उसका इंपैक्ट ज्यादा होगा। मैं तो आपसे इत्तेफाक कर रहा हूं, बट मैं आपसे ये कह रहा हूं कि मैं इस पे आपसे कंटेस्ट कर नहीं सकता ना कि कौन से के कॉस्ट एंड प्रोज एंड कॉन्स किसके ज्यादा हैं किसके कम हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। अली परवेज मलिक साहब हमारे साथ मौजूद थे। प्रोग्राम में एक ब्रेक शामिल करेंगे, मजीद बात करेंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक। बैत इस्लाम वेलफेयर ट्रस्ट पिछले 15 सालों से तालीम, सेहत, समाजी बहबूद और कम्युनिटी डेवलपमेंट के शोबों में अवामी फलाह में खिदमात सर अंजाम दे रहा है। बैत इस्लाम वेलफेयर ट्रस्ट का क़याम 2010 में पंजाब और सिंध में तबाहकुन सैलाब के बाद अमल में लाया गया था, जिसके बाद पिछले 15 सालों में इस इदारे की मुख्तलिफ शोबों में खिदमात नुमाया हैं। ये ट्रस्ट 2010 से तालीम और सेहत के अलावा पीने के साफ पानी की फरहमी, फूड सिक्योरिटी और रोजगार की फरहमी समेत 20 से जायद शोबों में इंसानियत की खिदमत कर रहा है। तालीम के शोबे में बैत इस्लाम वेलफेयर ट्रस्ट की पिछले 15 साल की खिदमात को समाजी इनकलाब से ताबीर किया जाता है, जहां मुल्क भर में उसके 405 से ज्यादा तालीमी इदारों में 40,000 से ज्यादा तलबा मुस्तफीद हो रहे हैं। जहां तलबा को दीनी तालीम के साथ जदीद असरी तालीम की फरहमी इस इदारे को नुमाया बनाती है, जिसकी वजह से इस इदारे के तलबा माशियात, साइंस, मैथमेटिक्स और रोबोटिक्स की कौमी और बैनुल अक़वामी मुकाबलों में कई कामयाबी समेट चुके हैं। बैत इस्लाम ट्रस्ट तलबा के अलावा तालबात को भी ऑनलाइन तालीम फराम कर रहा है, जहां मुल्क भर में 80,000 तालबात इससे फ़ायदा उठा रही हैं। इसके अलावा सेहत के शोबे में पिछले एक साल में बैत इस्लाम वेलफेयर ट्रस्ट ने 1 अरब रुपए से ज़्यादा की खती रकम आवाम को सेहत की मयारी सहूलतें फराम करने पर खर्च की हैं, जिसके तहत तकरीबन 8 लाख मुस्तहिक मरीज़ इदारे के कैंसर प्रोग्राम, लेबॉर्ट्री और डायग्नोस्टिक सेंटर्स, मोबाइल हॉस्पिटल्स, फ्री मेडिकल कैंप्स और लेडीज़ हॉस्पिटल से फैज़याब हुए हैं। सेहत और तालीम के अलावा बैत इस्लाम वेलफेयर ट्रस्ट के रोज़गार की फरामी, इज्तमाई शादियों, बच्चियों के जहेज़ की फरामी समेत ज़राअत और वोकेशनल ट्रेनिंग और शेल्टर के कई मनसूबे इस वक्त मुल्क भर में जारी हैं, जबकि ये इदारा सैलाब मुतासरीन के लिए मुल्क भर में 1000 से ज़्यादा घर भी तामीर कर चुका है, और ये सब पाकिस्तान और दुनिया भर के मुखैर हजरात के ताउन से मुमकिन हुआ है। आप भी अगर बैत इस्लाम वेलफेयर ट्रस्ट के साथ बेसहारा लोगों का सहारा बनना चाहते हैं तो इदारे के साथ ताउन कर सकते हैं, जबकि माली ताउन के अलावा इदारे के साथ रज़ाकाराना खिदमात के ज़रिए भी ताउन किया जा सकता है। आज के प्रोग्राम में इतना ही। शो से इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।